आपने ना मतलब प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर लिए होंगे एंड इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स मेथड, how the experiment is done, what is field experiment, what is quasi experiment is been covered in the previous videos. So kindly watch that if you have not uh, read about it or you do not know anything about it. Just watch that video once and your concept will be clear. So let's start with our another concept, that is correlational research. देखो, it's very easy to understand correlational research एंड ज़्यादा इसके अंदर नहीं है. सुनो देखो, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली. 3 things you need to remember: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. राइट. अगर आप वेरिएबल को बढ़ा रहे हो एंड इफ़ द रिजल्टेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, right, and if you are decreasing the variable, manipulating the behavior, and you are decreasing something, and if the behavior is also decreasing, and if you are not doing anything with the independent variable and nothing is happening there, so these are something that you can take in order to understand correlational research. Basically in this we will predict the behavior. And I want you to tell you that when you watch this number, no need to get scared of it. So basically in this way, basically try to establish relation between the two variable in order to understand that what impact the variable puts on the behavior. Okay, the strength and the direction of the relationship is basically the positive, negative and zero. So it can range from +1 to -1. Okay, and you know that we can write 1 and -1 like this, and in middle there is 0 0, right? So that's how we range the strength and the direction of the relation between the two variable. अब पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया, इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड यू नो दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. So when you will change the independent variable, when you will manipulate it, the dependent variable will also be affected. You know this. Now when you are increasing the strength of the independent variable, as a result, the strength of the dependent variable is also increasing. So this is positive correlation. Right. Suppose अगर कोई बच्चा है वो ना अपनी पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देता है एंड उसके स्कोर्स जो है अराउंड 80 आते हैं. अब उस बच्चे ने क्या किया, और ज़्यादा पढ़ाई करनी शुरू करी. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, पढ़ाई, उसको बढ़ा दिया, मैनिपुलेट करके उसको इंक्रीज़ किया. अब एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, दैट उसके स्कोर्स बढ़ के 90 में आ जाएंगे, है ना. तो आपको भी यही करना अपनी लाइफ में, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है टू इन्फ्लुएंस योर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी कुछ भी हो सकता है. अब एक और चीज़ और जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो गए, देखो, जब आप वैल्यू आप चेंज करोगे किसी वेरिएबल x की और आप डिक्रीज़ करोगे उसकी वैल्यू, एज अ रिज़ल्ट अगर y भी डिक्रीज़ हुआ तो दिस इज़ नॉट नेगेटिव. ओके, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन. वेरिएबल के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से अगर दूसरे वेरिएबल भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, दिस इज़ नॉट नेगेटिव. अब नेगेटिव वेरिएबल क्या है, नेगेटिव वेरिएबल ये है कि जब आप एक वेरिएबल लाइक x की वैल्यू इंक्रीज़ करो और दूसरी डिक्रीज़ हो, तो दैट इज़ नेगेटिव. ओके. अभी मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले क्या बोला, आई टोल्ड यू जस्ट कि होता क्या है, बढ़ा रहे हो वेरिएबल को तो बढ़ेगा, घटा रहे हो तो घटेगा. तो दिस इज़ पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव है. बट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग वन एंड द अदर वन डिक्रीज, सो दिस इज़ नेगेटिव. ओके. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप अपने आवर ऑफ स्टडीज़ को इंक्रीज़ करोगे तो आप जो खेल कूद में अपना टाइम स्पेंड करोगे वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो दिस इज़ नेगेटिव. अब ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है, हाँ, और क्या ये पॉसिबल है हम ज़ीरो कोरिलेशन फाइंड करना, क्या इज़ इट पॉसिबल? हाँ. तो जब कोई दो वेरिएबल है ना अनरिलेटेड होते हैं, मतलब एक का इंक्रीज या डिक्रीज दूसरे पे इफेक्ट ना डाले, तो दैट इज़ ज़ीरो. एंड येस, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. सो अब आप क्या करो, अब आप एक काम करो, अपना फ़ोन उठाओ और उस फ़ोन पे इस वीडियो को पॉज करके फिर स्टार्ट कर देना विद इन 2 सेकेंड.
अब क्या आपके इस वीडियो को पॉज करने से या फिर इस वीडियो को प्ले करने से, टेल मी वन थिंग, कोई फ़र्क पड़ रहा है आपकी फ़ोन की बैटरी पर? हाँ, नहीं, राइट। तो दिस इज़ नेगेटिव कोरिलेशन, बट ज़ीरो कोरिलेशन। बट अगर आप बात करो कि क्या आपकी वीडियो को पोस्ट करने से आपकी ड्यूरेशन बढ़ रही है इस लेक्चर की, तो हाँ, बढ़ रही है, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। +1, अगर कोई +1 से 0 के बीच में, सो वी आर मूविंग टूवर्ड पॉजिटिव। अगर हम 0 से -1 के बारे में की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। और ये वैल्यूज़ क्या है, इनके बीच में ही आती है ज़्यादातर, है ना। ये बेसिकली रेंज है, ये रेंज आपको याद रखनी है, +1 to -1, राइट। अगर मैं बोलूँ कि +0.23, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप एक वेरिएबल को इंक्रीज़ करोगे तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। व्हेन आई एम सेइंग दैट द कोरिलेशन इज़ 0, यू विल से कि एक का दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज़ टोटली अनरिलेटेड। इफ़ आई गिव यू 0.83 और उसके आगे माइनस लगा दो, तो व्हाट यू विल से, इट इज़ मूविंग टूवर्ड -1, एंड दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है ना। सिंपल सी चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आगे आने वाली क्लासेस में यू विल रीड क्या होता है ये ज़्यादा डिटेल में, जब इनका यूज़ करते हैं हम रिसर्च में, तब इट विल बी क्लियर। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन क्या होते हैं सारे। इनकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब है ना फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आप है ना मतलब इसको पढ़ते रहना, बट लाइक आई वांट टू वाइंड दिस चैप्टर क्विकली, बिकॉज अब इन टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है। मेन मुझे एक्सपेरिमेंट कवर करना था, कोरिलेशन कवर करना था, स्टेप्स कवर करने थे जो मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। Now survey method, you know that you will go and you will gather opinion, attitude, belief, है ना। opinions you know, attitude you know, behavior you know. We will learn attitude in the higher classes, but it is basically कि अप्रोच क्या है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान की फीलिंग क्या है किसी सिचुएशन को लेके, दैट इज़ एटीट्यूड, राइट। सिंपल वर्ड्स में बताया है, एंड व्हेन विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर्स और अहेड विल अंडरस्टैंड। टेक्निक्स क्या होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू की। आप इंटरव्यू के अंदर क्या करते हो, आप क्वेश्चन बनाते हो, टेलीफोनिक सर्वे करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, राइट। अब लेट्स मूव टूवर्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो बेसिकली क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। आप मेजर करते हो किसी इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को, है ना। यू विल टेस्ट कि सपोज़ अगर आप है ना कोई टेस्ट कंडक्ट करते हो या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो या फिर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इज़ इट अ गुड टेस्ट और अ बैड टेस्ट, और इज़ इट अ गुड रिसर्च और अ बैड रिसर्च। तो ये क्या करता है, ये हमें बताता है बेसिकली मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस भी मेजर करता है, और ये भी बताते हैं कौन सी रिसर्च या कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ऑब्जेक्टिविटी, यू नो दैट व्हेन 2 or 3 person गिव द सेम आंसर, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी को देखो थोड़ा ऐसे समझो कि व्हेन अ पर्सन ए, उसको हम एक टेस्ट दे दें, ठीक है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 100 मार्क्स का पेपर है, एंड उसने 80 मार्क्स स्कोर करे 100 में से। अब उसे सिमिलर क्वेश्चन पेपर दोबारा दे दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके, सेम सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चन मार्क्स का, एंड स्टिल ही स्कोरिंग 80 out of 100, दिस मीन दैट देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन हिज परफॉर्मेंस, दिस इज़ रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होता है, सपोज इस टेस्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा, इस टेस्ट का कुछ एम रहा होगा, ठीक है। व्हेन द टेस्ट और द रिसर्च अचीव दिस एम, सो दिस इज़ वैलिड नाउ, ठीक है। अगर आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपका ये बिहेवियर वैलिड नहीं है, दैट्स मीन व्हाट, अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं दैट्स मीन यू हैव सम एम इन योर लाइफ एंड यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट because of some x y z reason, so this is about validity. And norms क्या होते हैं, norms are the rules, right, which you will follow while conducting the research, and this is basically to avoid the extraneous variable, ठीक है, and ahead. Now let's move toward case study. केस स्टडी के अंदर क्या होता है, इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल की, ग्रुप की, मतलब काफ़ी डिटेल में वी विल ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन। अब हम इसको पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए भी और इवेंट के लिए भी। अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई है, वो क्या है हमारा, दैट इज़ इंटरव्यू।
ठीक है, तो इंटरव्यू को एक बार है ना यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे क्विकली। अच्छा देखो, इंटरव्यू क्या होता है, व्हेन बेसिकली यू इंटरेक्ट विद सम पर्सन एंड यू ट्राई टू गेन द इंफॉर्मेशन with the mean of communication. Okay, and this is not just any random interview. You prepare this in advance and then you ask question to the other person. You have seen multiple time on interview there is interview conducted by any news anchor to some famous person of some famous person, and question are being asked. So that a person who takes the interview is called interviewee and the person who responds is called respondent. And basically there are two broad categorization of interview. One is structured or standardized and other is unstructured or non-standardized. When you create a proper structure, that you will first ask this question, you will try to maintain rapport is the connection with the respondent that the interview maintain. And non-structured is when you are not in the position and you are just taking the interview randomly and you're just asking the question. And this is actually a haphazard type of interview. The interview should always be structured, हमेशा स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो अंडरलाइन दिस एंड मेक श्योर यू रिमेंबर इट. ओके, एंड आफ्टर दैट दैट इंटरव्यू हम किसके ले सकते हैं, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है. नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यू. तो एक होता है जब इंडिविजुअल का इंटरव्यू लेता है, राइट. इंडिविजुअल ग्रुप का इंटरव्यू लेता है. व्हेन इंडिविजुअल ग्रुप का इंटरव्यू लेता है बेसिकली, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक इंटरव्यू होता है, मल्टीपल जो होता है वो होते हैं रिस्पॉन्डेंट होते हैं. उस टाइम पे हमने रिस्पॉन्डेंट ना बोल के फोकस ग्रुप डिस्कशन हम इसको बोलते हैं, राइट. तो बेसिकली नेक्स्ट क्या, जब ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं किसी इंटरव्यू का, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमने देखा होगा एक पैनल बैठा होता है, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू आता है ना यूट्यूब पे, बहुत सारे इंटरव्यू बैठे होते हैं, एक रिस्पॉन्डेंट होता है. तो इस टाइप का इंटरव्यू. एंड ग्रुप टू ग्रुप होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का इंटरव्यू ले रहा होता है, ठीक है. बट ये बहुत ही रेयर है, ऐसा देखा नहीं जाता है. इंटरव्यू के अंदर एक है ना, मतलब एक स्किल होती है जो चाहिए होती है, मतलब बहुत सारी स्किल चाहिए होती है. बट एक स्किल ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हाउ यू कम्युनिकेट एंड हाउ यू मेंटेन the rapport with the person, because that is the only way that you will able to extract the information. और इसके ना you will make sure that you do not reveal any personal information of the person to anyone, ठीक है. तो this agreement is also done between these people. सो ये होता है. एक है तो क्वेश्चन मैथड. इफ़ क्वेश्चन सर्वे क्या होता है, यू प्रिपेयर अ क्वेश्चन एंड देन यू विल गो टू द पीपल एंड you'll कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव रिटर्न. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ एन हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यू शुड रिमेंबर इट्स एन हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. एंड ये क्या होता है, दिस कैन बी ओपन एंडेड. ओपन एंडेड का मतलब होता है कि यू आर आस्किंग दैट हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर हाउस. आपने किसी से पूछा एंड दिस इज रिटन इन द क्वेश्चन है. नाउ द पर्सन विल टेल व्हाट ही विल टेल दैट हमारे घर में इतने लोग हैं, हमारी कंडीशन ऐसी है, एंड देन ही विल डिस्क्राइब हिज हाउ इज लाइफ इज, व्हाट इज़ देयर लाइफ स्टाइल. दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में देखते हो कि क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, देन यू विल एक्सप्लेन कि इसके अंदर हाउ the food is prepared by the plant and how the things are being done, what is the chemical procedure. तो कोई लिमिट नहीं है फोटोसिंथेसिस की. फिर आप बात कर सकते हो कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस व्हाई इट्स नेसेसरी, ऑल दैट, ठीक है. एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज सिंपल कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डैश, ठीक है. तो यू विल जस्ट गिव वन वर्ड आंसर कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये क्या होते हैं, जर्नली हमें स्ट्रक्चर एक अप्रोच देखने को मिलता है यहाँ पे. ओके, उसके बाद हमने कुछ और अलग अलग तरह के यहाँ पे सर्वे दिए हुए हैं. जैसे कि हमने अभी ये पहले पढ़ा था ना टेक्निक्स में, क्वेश्चन एयर, इंटरव्यू क्वेश्चन एयर, अब टेलीफोनिक सर्वे. तो टेलीफोनिक सर्वे इज़ वेरी ईजी. आई डोंट थिंक दैट एनी वन यूज टू बी टॉट दिस. बट टेलीफोनिक सर्वे में एक चीज़ आप याद रखना कि बेसिकली द पर्सन टू होम यू आर आस्किंग द क्वेश्चन शुड बी कोऑपरेटिव, बिकॉज कोऑपरेटिव सर्वे ही होता है ये. इट्स वेरी हार्ड टू गेट द पीपल, इट्स वेरी हार्ड टू मेक देम अकाउंटेबल कि हमें आंसर दो ही दो. रिस्पॉन्डेंट कभी कभी विलिंग ही नहीं होते. एंड पता है क्या, इसके अंदर आपको अपने ना उसके लिए जो आपका एक ग्रुप होता है, सैम्पल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, यू शुड नो अबाउट देयर जेंडर. अगर इनकम लेवल वगैरह पूछना है, यू ऑलरेडी शुड हैव देयर कॉन्टैक्ट नंबर, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर. तो दैट्स वाई इट्स रियली आज के टाइम पे तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. आज के टाइम पे क्या होता है, गूगल डॉक्यूमेंट बनता है, वो एक तरह से फॉरवर्ड हो जाता है,
है ना। तो आई थिंक दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइप, ठीक है। नाउ दीज आर बेसिकली रिलायबिलिटी मैंने भी बताया था ना, when a person is scoring some thing in the test, for example he is getting 80 out of 100, and again वो टेस्ट कंडक्ट होता है, again the person is getting 80 out of 100, तो this test is reliable। अब है ना, इसके अंदर एक चीज़ है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, ठीक है, दैट इज़ टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट रीटेस्ट कि देखो, टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, आपने एक पर्सन को टेस्ट दिया ए को, ठीक है, 100 क्वेश्चंस का, देन यू अगेन फ्रेम सिमिलर टॉपिक्स में आपने दोबारा से उसके क्वेश्चंस आपने उसका टेस्ट लिया, तो नाउ द पर्सन, पहले तो उसके 80 मार्क्स आ रहे थे, अब मान लो उसके 85 अराउंड आ रहे हैं, तो द सेकेंड टेस्ट इज़ नॉट रिलायबल, है ना। टेस्ट रीटेस्ट के अंदर द क्वेश्चन हैज़ टू बी फ्रेम इन सच मैनर सो दैट इट इज़ रिलायबल। बट अभी क्या है कि स्प्लिट हाफ मेथड इज़ वेरी इन न्यूज़, लाइक अब क्या होगा, ये 100 क्वेश्चन जिसका हम टेस्ट ले रहे थे ना ए से, हम इन्हीं को है ना हाफ में बांट देंगे 50-50, एंड देन वी विल टेक द टेस्ट, थोड़ा ब्रेक देंगे, दोबारा से हम उसका मतलब वही टेस्ट दे लेंगे। तो यहाँ पे भी 50 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 25 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ वॉट कि इसके 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ मैथड के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। इसके अंदर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि हम डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं इसके अंदर। रिलायबिलिटी इज़ व्हाट, रिलायबिलिटी इज़ कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे रिट्रीवल क्यों है, कंसिस्टेंसी। मैंने भी एक वर्ड बोला था, याद हो तो तुम्हें अभी ऊपर, आई रिमेंबर द रिट्रीवल क्यों, दैट्स वाई मेरे दिमाग में क्लिक करता है रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, ठीक है। और वैलिडिटी का मतलब द एम हैज़ बीन अचीव्ड, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। देखो यहाँ पे आगे ना वैलिडिटी, सो डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट्स क्लेम टू मेजर, मतलब क्या वो टेस्ट ने अपनी एम पूरी करी है, नहीं करी है, तो दिस इज़ वैलिडिटी। अगर करी है तो इट्स वैलिड, नहीं किया तो इट्स नॉन वैलिड। अच्छा, नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स पहले डिटरमाइन हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा टेस्ट के ऊपर ना लिखा होता है ये टेस्ट इतने टाइम में कंप्लीट करना है, इस टेस्ट के अंदर इतने क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। सो दिस इज़ व्हाट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसमें नॉर्म्स लिखे होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो एक और चीज़ और आपको याद रखनी है, नॉर्म सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। नॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली कितने क्वेश्चन आपको ईजी देने हैं, कि कितने आपको डिफ़िकल्ट देने हैं, और कितने आपको वेरी हाई थिंकिंग लेवल के देने हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर प्री डिटरमाइंड, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द नॉर्म्स। एंड अगला देखो, अगला लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ टेस्ट, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस। डू यू थिंक दैट आई नीड टू टेल दिस, ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, ये दिस इज़ टू बी रीड बाय योर सेल्फ, दिस टॉपिक इज लिटरली टू बी रीड बाय योर सेल्फ, बिकॉज क्या होता है कि not each and every topic has to be taught, so light homework here because it is to be done by you। होमवर्क लिख लेना है यहाँ पे, इसको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट दो तरह के होते हैं, स्पीड और पावर के बेसिस पे, बस यही आपको बताना था। स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट देखा है ना आपने कभी कभी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन पूछते हैं, 1 घंटे में तो नहीं होता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो मतलब देखो कितना तगड़ा कंपटीशन होता है स्पीड का। और पावर तो होता है देखो नॉलेज, पावर टेस्ट वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए। पावर मतलब आपकी एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। पावर का मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, मेंटल पावर भी यहाँ पे है। केस स्टडी अभी मैंने आपको बताया था, केस स्टडी डिटेल एनालिसिस होता है, ठीक है। केस स्टडी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इन दिस यू विल ट्राई टू गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट द पर्सन्स इंफॉर्मेशन इन सच अ डेप्थ दैट इट डज स्टार्ट मेकिंग सेंस। यू एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। जब आप केस स्टडी करते हो तो बेसिकली ना एक केस स्टडी करके देखना, चलो तुम महात्मा गांधी के माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम की एक बुक है, अगर तुम उसको पढ़ते हो ना, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू केस स्टडी। रीड अबाउट इट, यू गेट टू नो अबाउट गांधी। बट इन योर फ्री टाइम में भी 11th क्लास है ना, 11th क्लास में रीडिंग किया ना, 1 घंटे 1 आवर अपनी कोई भी फेवरेट बुक पढ़ा करो। इट विल बूस्ट योर रीडिंग स्किल्स एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन योर एग्जाम। Now we are moving toward the last part of our this, that is limitation of psychological inquiry। तो देखो सबसे पहला लूप होल क्या है साइकोलॉजी का, कि देयर इज़ नो ज़ीरो पॉइंट। अब ज़ीरो पॉइंट से आपको क्या लगेगा, है ना। ज़ीरो पॉइंट से व्हाट डू यू थिंक, एक बार सोच के बताओ। थिंक, टेक मिनट, टेक 10 सेकेंड। तो बेसिकली क्या है कि क्या आप बोल सकते हो कि अभी जैसे आपने इस टॉपिक को मैंने जब बोला कि थिंक अबाउट इट,
तो क्या आपने ऐसा हो सकता है कि क्या किसी पर्सन के दिमाग में कुछ भी ना आया हो when अगर वो इंटेंशनली इस टॉपिक से कनेक्टेड है एंड व्हेन आई एम आस्किंग दैट पर्सन दैट ओके थिंक अबाउट समथिंग, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ भी ना सोचा हो? सोचा ही होगा इफ़ द पर्सन इज कनेक्टेड विद द टॉपिक, राइट? कैन बी से कि इस दुनिया में किसी भी पर्सन के पास ज़ीरो इंटेलिजेंस होगी? नहीं, इवन अ फ्लाई हैज़ सम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। सो देयर इज़ नो ज़ीरो पॉइंट। साइकोलॉजी में कभी भी जो ये ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स होते हैं, देयर इज़ नेवर अ ज़ीरो पॉइंट, राइट? कोई ज़ीरो इंटेलिजेंस के साथ प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके पास ज़ीरो इमोशंस है। दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग। अगर कोई पर्सन कहता है ना आपको आजकल बहुत हो गया है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ इस तरह का, तो दैट पर्सन ऑल्सो हैज सम डिग्री ऑफ इमोशन। देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट दैट यू नीड टू टच। सो बेसिकली क्या होता है कि यही पहला पॉइंट है कि देयर इज़ नो ज़ीरो पॉइंट, है ना? एंड द टीचर क्या करेगी? सपोज अभी ये नहीं एग्जाम्पल है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, टीचर ने क्या किया, बच्चों को अरेंज कर दिया 1 2 3 4 कि तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए, तुम्हारे बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं। अब प्रॉब्लम क्या, इस तरह के असेसमेंट के अंदर की जो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और जो सेकेंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? मे नॉट बी द सेम एज फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस होगा, है ना? फिर यहाँ पे कुछ जिन्होंने स्कोर बता दिया कि 50 में से फर्स्ट के 48 आए, सेकंड के 47 आए, थर्ड के 40 आए, तो हमने इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, राइट? तो अब आपको देखने को फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स को कंपेयर करो, कितना डिफरेंस है? 2 मार्क्स का। फर्स्ट और थर्ड के में कितने डिफरेंस है? 3 मार्क्स का। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कितने का है, कितने उसका है, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1 मार्क्स का, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितने का? 8 मार्क्स का, है ना? मैं 50 को एक बार में कंफ्यूज हो गई थी, 50 को फर्स्ट सोचने लगी थी, तो दैट्स वाई, पार्डन माई दिस केयरलेसनेस। आगे चलते हैं, सेकंड और थर्ड के बीच में हमने पढ़ लिया, तो बेसिकली कुछ ज़ीरो पॉइंट है ही नहीं, और हर चीज़ रिलेटिव है भाई। रिलेटिव का मतलब जब हम किसी भी चीज़ को एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, देखो, रिलेटिव चीज़ का मैं तुम्हें एक है ना एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैं तुम्हें ना एक ऐसी चीज़ बोलूँगी कि तुम दुख भी एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में और सुख भी एक्सपीरियंस करोगे। पता है कैसे? तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना? अब तुम्हारे से कोई इंटेलिजेंट इंसान सोचो उसके बारे में, एंड सोचो कि उसके इतने मार्क्स आए और मेरे इतने आए, वो कितना हैप्पी होगा। वो उसके इतने मार्क्स आए, जब वो घर गया होगा तो उसने बताया होगा कि आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है? या फिर आपके आस पड़ोस में, इफ़ यू आर द टॉपर, थिंक कोई आस पड़ोस में कोई पर्सन ऐसा जिसने कुछ ऐसा अचीव किया जो आप करना चाहते हो, एंड थिंक दैट उसके पास क्या चीज़ है, एंड कंपेयर योर सेल्फ विद हिमसेल्फ, यू विल थिंक दैट कुछ लैकिंग है, यू विल फील सम वॉइड इन योर लाइफ, एंड एक तरीके से आप उसमें आ जाओगे जुनून में कि आई नीड टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। ना फॉर अ सेकेंड थिंक अबाउट यू कि इफ़ यू आर डूइंग गुड इन समथिंग, आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हो, एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सन जो आपसे नीचे है। द मोमेंट यू विल थिंक अबाउट दोज पीपल कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, देखो वो तो मेरे से नीचे है, आई एम ऑन 90 एंड द पर्सन इज़ ऑन 50, और आई एम ऑन 50, द पर्सन इज़ ऑन 2, कंपेयर योर सेल्फ विद द पीपल हु आर बिलो यू। This is relative. You will start feeling happy, and you will feel like कि ठीक है यार, I'm doing good in my life, है ना? तो ये कि everything is relative. तो this is the point कि कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं है, and everything in psychology is relative, है ना? रिलेटिव नेचर है साइकोलॉजिकल टूल का, एंड दिस इज़ द सेकेंड वो कि कोई भी ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं कि स्पेसिफिक हो। साइकोलॉजी में हम रिलेटिव देखते हैं भाई हर चीज़ को। साइकोलॉजी में हम ये नहीं कहते कि अगर मान लो कोई पर्सन भाई बहुत तगड़ा इमोशनल है या फिर बहुत कम इमोशन है उसके अंदर, हम ये नहीं बोलते ना, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। अगर हम इंटेलिजेंस को कंपेयर करें, ये हम कभी उसको ये नहीं कहते भाई तेरी इंटेलिजेंस 80 है। हम हाउ कैन वी मेजर इंटेलिजेंस? हम स्कोर देते हैं IQ के, बट दैट इज़ ऑल्सो रिलेटिव, ओके? तो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग दैट कि रिलेटिव है साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइलेंट फीचर है साइकोलॉजी का ये एक, ठीक है? और देखो, एक टेस्ट है हमने कंडक्ट किया या डेवलप किया शहरी बच्चों के लिए। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर आइटम्स थे जो डिमांड कर रहे थे कि फेमिलैरिटी हो, जो स्टिमुलस के साथ हम उन्हें इंटरेक्ट करवाने वाले हो, बच्चों को उनके बारे में पहले ही पता हो, ये हम चाहते थे। तो बेसिकली मल्टी स्टोर बिल्डिंग, एयरप्लेन, मेट्रो, रेलवे एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो ऐसा टेस्ट क्या है कि सच अ टेस्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यूज़ विद द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन अ ट्राइबल एरिया।
अगर हम ऐसे टेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स हों और हम एक ट्राइबल बच्चे को बोले कि ठीक है, टेल अबाउट द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स एंड टेल अबाउट मॉल्स क्या होते हैं ये वो, क्या वो बता पाएंगे? हाँ, दे विल टेल यू अबाउट फ्लोरा एंड फौना, दे विल टेल यू अबाउट एनिमल, आस्क देम अबाउट ट्रीज, मेडिसिनल इफेक्ट के बारे में पूछो, ठीक है। एक है ना GMO होता है, चलो GMO छोड़ो यार, ये अभी बात की बात है, एनवायरनमेंट का टॉपिक आ गया यहाँ पे। नाउ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव टेस्ट। देखो, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव के अंदर हम क्वालिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कैसी है। तो जो जितने भी ऐसे टेस्ट होते हैं ना जिसमें हमने क्वालिटी मेजर करनी है, तो वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। हम कभी वो जो पर्सन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा हो जाए और वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, अगर मैं न्यूट्रल हूँ तो आई एक्सेप्ट कि येस द पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मैं अपने पे आ जाऊँ कि नहीं, मेरे से इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, तो आई विल नॉट लेट दैट पर्सन प्रूव हिज इंटेलिजेंस. So this is basically the subjective interpretation of a qualitative data. I hope it's making sense to you, right? तो दिस वॉज ऑल. थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो चीज़ें आप देख लेना. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड फाइनली वी आर डन विद दिस, विद द फोर्थ एंड द लास्ट मोस्ट वीडियो, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन. देखो, कभी कभी है ना, जब हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको याद है अभी हमने ऊपर पढ़ा था जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंट ग्रुप. जो कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना. इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल उसको क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं. अब क्या है कि जब हम किसी भी बच्चे पे या किसी भी पर्सन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी फोर्सफुल, है ना. वॉलेंट्री वो पर्सन कंट्रीब्यूट करे अगर उस एक्सपेरिमेंट में, दैट इज़ समथिंग गुड. अगर इनवॉलेंट्री और मेकिंग देम पार्टिसिपेट, और कल को मान लो कुछ ऐसी अपनी रिकॉर्डिंग करी है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गया, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट नाइस. सो वॉलेंट्री, द पर्सन शुड कम बाय हिज ओन. Okay, the freedom to decide should be given to the participant. The freedom to participation should be there, right? There should be no coercion and no excessive inducement, right? So this is all about voluntary participation. Informed consent होनी चाहिए, आपको पेपर लिख के बच्चे का साइन कराना चाहिए, पर्सन का साइन कराना चाहिए, that we are going to conduct this research on you, we are going to take data from you, kindly give me your consent. अब वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेक द कंसेंट? बिकॉज ये जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू द पर्सनस लाइफ. ओके, एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी KS पुट्टास्वामी केस में आया था 2018 and 19 somewhere. So basically in that what was said that you have right to privacy. आपके पास privacy का right है. So that's why the informed consent is very important in psychology. डीब्रीफिंग क्या होता है? आप पार्टिसिपेंट को बताओगे कि आपकी उसका पर्पस क्या है रिसर्च का. अगर वो पर्सन हैप्पी नहीं है उसको करके, देन डोंट फोर्स दैट पर्सन, राइट. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि द पर्सन फील ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, अबाउट द रिसर्च, जब उसे बाद में पता चलता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे डीब्रीफिंग करो, बैठा के बताओ कि दिस इज़ द स्टडी, दिस इज़ व्हाट इज़ आवर एम, एंड रिज़ल्ट को क्या करो, शेयर करो उनके साथ. जब रिज़ल्ट आपका निकल जाए, हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए, तो टेल देम. कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है. तो दीज आर दी 5 एथिकल थिंग. इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफिंग, शेयरिंग रिजल्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इंटरव्यू के अंदर होती है. जब आप लेते हो तो आप कोशिश करते हो कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दो, इवन उनके क्लोज्ड वन को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, राइट. द पर्सन इज ट्रस्टिंग यू एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, and this is your utmost responsibility. It is utmost important that you keep it secluded and up to yourself. अब क्या होता है कि बेसिकली देखो, ये चीज़ें कुछ सुपर समरी है जो ग्लांस में है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है. पहले हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक, एंड देन को रिलेशन के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. देन वी लर्न अबाउट सर्वे एंड एटीट्यूड एंड ओपिनियन, राइट. सर्वे कितने तरह का होता है, ऑल दैट. देन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, केस स्टडी के बारे में पढ़ा. Then we learned about the limitation of psychological inquiry, that there is lack of 0 point, relative nature and subjective interpretation, and then the ethical issue जो अभी हमने पढ़े.
ठीक है, अब ये देखो, ये है जो मेरा ये पूरा माइंड मैप है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का। टेक अ फोटो ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या है, अगर आप इसको अपनी नोटबुक में बना लोगे, इफ़ यू विल ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक, और इफ़ यू विल टेक अ स्क्रीन शॉट इन इस ऐसा ही कुछ, इफ़ यू कैन क्रिएट, तो आप क्या करोगे, यू विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर। एंड ये माइंड मैप का यूज़ करके, एंड जो 2-3 पेजेस के अपने नोट्स बनाए हैं उनका यूज़ करके इनको है ना थोड़ा सा ना लिखने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही गोल का है, एंड हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था ना गोल्स के बारे में, यू रिमेंबर, हाँ DP इरेज करो CA, याद है, DPE CA हमने पढ़ा था, ये जो हमने याद करे थे, रिमेंबर दैट। ये तो फर्स्ट चैप्टर आ गया, कहाँ गया हमारा माइंड मैप, ये रहा देखो, DP इरेज करो CA हमने ये याद किया था ना, दीज वर द गोल्स, है ना, यू रिमेंबर द गोल्स, दीज वर द गोल्स। डिस्क्रिप्शन, D फॉर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या था, पर्टिकुलर बिहेवियर, हमने ये निमोनिक्स याद किए थे। सो यूज़ दीज ऑल एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को पूरा है ना वर्डिंग में नहीं लिखना है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा पेपर के लिए क्या करते हैं, इनको वर्डिंग में लिख लेते हैं कि वर्ड का हम आंसर लिखते हैं। नो, फॉर एवरी क्वेश्चंस जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ माइंड मैप, because you already know ना basic English. if you don't know English, that's a problem, that's a subjective problem, फिर आपको English teacher के पास जाना चाहिए। but for the answer, the latest approach जो है वो क्या है कि that you create a mind map, माइंड मैप बनाओ उस आंसर के लिए। डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इंक्वायरी। भाई नेक्स्ट इक्वेशन हमने ये किया था, स्टेप्स जो हमारे होते हैं, और मैंने इसकी वो भी बताई थी आपको ट्रिक पिछले उसमें, CDCRT, याद है, CDCRT, फिर मैंने बताया था ये स्टेप्स होते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो आई होप दैट यू रिमेंबर दिस CDCRT। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा। मैंने अभी डेटा के बारे में बताया था आपको कि डेटा का क्या नेचर होता है, कितने तरह के डेटा होते हैं, डेटा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिंगुलर यूनिट को हम डेटम कहते हैं, राइट, अभी अभी हमने पढ़ा है ये, है ना। कितने तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, वी रेड अबाउट दैट, राइट। सो उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, देखो ये रहा डेटा के बारे में, फिजिकल सोशल मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप है ना मतलब ये सब भी लिख दो डेटा के बारे में लिखते हुए कि कौन कौन सी है ना आपको एथिकल इश्यूज़ लगते हैं यहाँ पे, बिकॉज यू विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर, राइट। टू डू दिस एक्टिविटी एंड दिस चैप्टर इज़ डन फ्रॉम माई साइड। देखो, इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, पूरे मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, दीज आर वेरी वो, तो यू कैन मेल ऑन माई मेल ID विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बट उसके लिए कंडीशन क्या है नोट्स के लिए, कि आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, और स्क्रीनशॉट को आपको क्या करना होगा, आपको मुझे मेल करना होगा, एंड उसमें वहाँ पे आपको लिखना होगा कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द नोट्स ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2, 11th क्लास साइकोलॉजी, and I'll provide you the notes, and also I have the mind map for these questions, but आपको उसको मुझे मेल करना होगा, and within 1 week I'll provide you, right। उसकी कुछ मिनिमम सी फ़ीस है, ठीक है। फ़ीस कितनी है मेरे नोट्स की, मतलब एक चैप्टर के नोट्स की द फीस इज़ 50 रुपीज़, एंड 50 रुपीज़ इज़ द फीस, इतने मिनिमम में कोई नोट्स नहीं देता है। आई एम प्रोवाइडिंग यू रिसोर्सेज for this chapter. So just hopefully you like this video, subscribe, share and do comment.